गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बी कॉम सेकेंड ईयर। जैसा कि आपने फर्स्ट जो लेक्चर हो चुका था हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें हमने कंपनी के बारे में देख लिया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है अगर यूनिट फर्स्ट से, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स वाला। उसमें फर्स्ट हम बात करें कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी कैसे बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, कंपनी का की स्थापना या निर्माण करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जो भी कंपनी के कैसी कंपनी होगी उसके बारे में आपको बताता है, ऐसी कंपनी होगी जो बनाने का आइडिया लेकर आता है और पूरी कंपनी को बनाता है। ओके, वो सारे लोग प्रमोटर्स कहलाएंगे। ओके, या प्रवर्तक, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर या प्रवर्तक। प्रवर्तक द्वारा दी गई कंपनी की रूपरेखा तैयार की जाती, कंपनी कैसी होगी, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो फ्यूचर में जो आप करने वाले हैं उसके बारे में प्रमोटर बताएंगे कि हमारे फ्यूचर प्लान से इस टाइप की हम कंपनी बनाने वाले हैं। ओके, तो भावी संभावनाओं की छानबीन की जाती है, आवश्यक सल्लेख एवं प्रलेख तैयार किए जाते हैं, प्रथम संचालक का चयन किया जाता है तथा कंपनी की स्थापना के लिए आवश्यक प्रारंभिक व्यय भी किए जाते हैं। ओके, तो आप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आप एक कोई मैनेजर को डिसाइड करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को डिसाइड करेंगे कौन होगा, जो सारा अकाउंट्स बनाने का, जो भी सारी चीज़ें प्राइमरी वर्क होता है कि वो कंपनी के जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें करेगा, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी फुलफिल करेगा। और उन सब कार्यों के लिए उसको हम क्या देंगे, रेमुनेशन देंगे। ओके, रेमुनेशन देंगे और उसे हम क्या मान लेंगे, हमारा प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप बोलते हैं, तो वो यही होते हैं जो कंपनी इस्टेब्लिश होने से बिफोर जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, उसके बाद आता है कंपनी की स्थापना के लिए उसकी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होता है। जो भी कंपनीज एक्ट है, तो आपके यहाँ पे कंपनीज एक्ट के बारे में पहले 2013 जो कंपनीज एक्ट बना है अभी नया, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, 2013 से पहले एक आपका जो एक्ट था वो 1956 कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट था। आप अगर ओल्ड कंपनी हैं जो 1956 में रजिस्टर्ड है जो एक्ट है, या अभी नई कंपनी बनी है वो किस में रजिस्टर्ड होगी, 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस में होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर। ओके, तो इंडिया में अगर ये दोनों ही एक्ट एप्लीकेबल थे, अब पुराना एक्ट था, अब इसको बदल के 2013, जो पहले वाली कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन 1956 में हुआ वो भी कंपनी होगी, और जिसका 2013 में जो अब अगर नई कंपनी बनानी है आपको 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, फिर उसके बाद आती है इसमें प्रवर्तक को उस राज्य की कंपनियों के रजिस्ट्रार कार्यालय में जिस राज्य में कंपनी रजिस्टर का कार्यालय रखना है उसमें निम्न प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। ओके, कंपनी क्या करती है, अपना जो भी एक रजिस्ट्रार के अंदर अपने जिस स्टेट में अगर वो हो रही है, अगर सपोज मान लिया राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई कंपनी बन रही है, तो उसका कोई सर्टेन एरिया वाइज यहाँ पे आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उस ऑफिस के अंदर, और बताना होगा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी का पूरी इंफॉर्मेशन आपको फुलफिल करने के रजिस्ट्रार के अंदर। जो फर्स्ट चीज होती है आपको पार्षद सीमा नियम के बारे में बात करनी है। पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। तो पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं, जो कंपनी के अंदर कुछ चीजें आपको सभी कंपनीज को बतानी होती है। ओके, कुछ चीजें वो होती है जो सबके लिए कंपलसरी है, वो सबको आपको इंफॉर्मेशन में देनी होगी। फर्स्ट जो होगा कंपनी का नेम, जो आपका कंपनी का नेम है वो बताना होगा, कंपनी का नाम क्या है, पंजीकृत कार्यालय का पता, कहाँ पे वो रजिस्टर्ड हुई है,
उसके बारे में, तीसरा उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, वो उसका ऑब्जेक्ट क्या, वो क्या करेगी, बिजनेस कौन सा करने वाली, उसके बारे में। नेक्स्ट जो उसकी कैपिटल और उसकी लायबिलिटी के बारे में, तीनों इन सब चीजों के बारे में बताना होगा किसमें, कंपनी के अंदर। और सेकंड होते हैं पार्षद अंतर नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी क्या करती है, कुछ नियम तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो सभी अप्लाई होंगे, ओके। उनके अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनका अपने कंपनी के लिए बनाया जाता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के लिए बनाता है सेल्फ। मान लिया एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। तो हम मैक्सिमम रेम्युनरेशन की लिमिट डिसाइड कर दी, हम 50,000 से ज्यादा मैनेजर को रेम्युनरेशन नहीं देंगे पर मंथ, ओके। पर मंथ हमने डिसाइड कर दिया कि हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, ये हमारी हो गई। हम क्या करेंगे, हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, अगर किसी बिजनेस में वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे होता है, तो यहाँ पे हमने 7 आवर्स लिख दिया है ना, ओके। तो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया। अब बोला गया कि हम बिजनेस में जो भी करेंगे उसके बारे में ये चीजें स्पेशल करेंगे जो कंपनीज एक्ट में नहीं है। हम कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, हमारे शेयर्स जो इशू कर रहे हैं उनका पैसे का रिपेमेंट कैसे करना है, या आप इनको एक्सचेंज करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें जो कंपनी अपने लिए बनाती है वो सारी चीजें आ जाएगी पार्षद अंतर नियम के अंदर, ओके। तो इसके बारे में क्या है, यह कंपनी की नियमावली होती है जिसमें आंतरिक प्रबंध एवं संचालक के नियम व उप नियम लिखे जाते हैं। कंपनी के स्वयं के अंतर नियम न होने की दशा में कंपनी अधिनियम की सारणी ए टेबल के नियम लागू होंगे। कुछ अंतर नियम नहीं होने की कंडीशन में कंपनी एक्ट के अंदर कुछ रूल्स दे रखे, उस रूल्स का ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट होता है जो भी आपके मैनेजर्स है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी लिस्ट आपको देनी होगी। रजिस्ट्रार के अंदर आपको क्या देनी होगी, आपके रजिस्ट्रार के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपके कौन कौन से मैनेजर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, डायरेक्टर संचालक रहेंगे, उनकी लिस्ट आपको देनी होगी। नेक्स्ट होगी संचालकों की लिखित सहमति। कंपनी के प्रबंध संचालक बनने वाले सभी व्यक्तियों को इस आशय से लिखित सहमति देनी होगी कि वे कंपनी की योग्यता अंशों को लेने के लिए तैयार हैं, ओके। तो जो भी नई कंपनी बनती है और उसके जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो शेयर्स होते हैं वो इशू होते हैं, वो डायरेक्टर्स को खरीदने होते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज पार्ट डायरेक्टर्स को खरीदना कंपलसरी होता है, तो वो खरीदने के लिए वो क्या होगा, तैयार होने चाहिए, ओके। और उसकी वो क्या होंगे, रिटर्न में आपको देंगे कि हाँ हम खरीदने को तैयार है शेयर्स, ओके। उसके बाद होगा प्रबंध संचालक एवं प्रबंध के लिए बीच में समझौते की प्रति, जो भी एग्रीमेंट हुए उनकी आपकी कॉपी रजिस्ट्रार में देनी होगी। और उसके बाद आपको वैधानिक घोषणा करनी होगी या स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करना होगा कि समामेलन के पूर्व सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी कर दी। उनको बताना होगा कि आपकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है आपने फुलफिल कर ली है, आपको बताना होगा, रिटर्न में देना होगा कि आपकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है आपने पूरी फुलफिल कर ली है, ओके। तो ये आपकी सारी चीज़ें देनी होगी कंपनी के निर्माण के लिए, ओके। तो ये हमारा कंपनी का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आपको अलग से बुक्स रखनी होगी, तो वो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन के बाद बात करेंगे शेयर्स के बारे में, है ना, क्या होते हैं शेयर्स, उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ शेयर्स या शेयर्स का मीनिंग क्या है, जनरली शेयर्स के बारे में बोलते हैं अगर आपकी जो भी कैपिटल है, मान लिया 1 लाख रुपए की आपकी पूरे बिजनेस की कैपिटल है, उसका एक पार्ट 100 रुपए का एक शेयर बना दिया, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, क्या किया 1 लाख डिवाइड कर 100, 1 रुपए का शेयर है, इट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होगा 1000। तो ये कंपनी के जो भी कैपिटल है उस कैपिटल के एक पार्ट हो गया, ओके। तो कितने पार्ट हो गए, टोटल
1000 पार्ट्स हो गए, इसी पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ओके, प्रैक्टिकल में ये होता है। तो इसकी डेफिनेशन दी है, अंश पूंजी का आनुपातिक भाग जिसे प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है। ओके, तो यहाँ पे एक शेयर बराबर एक सदस्य हमने मान लिया, क्योंकि हर शेयर अपने आप में एक वोटिंग राइट रखता है। ओके, तो जितने भी शेयर्स होंगे वो एक अपने आप में सिंगल पर्सन कैलकुलेट होंगे। ओके, सिंगल, तो वो अपने आप में क्या एक है, तो वो चीज क्या होगा, अपनी जो प्रत्येक सदस्य उसका अधिकारी है, किसका, उस पूंजी का अधिकारी है। नंबर ऑफ कितने यहाँ पे सदस्य कितने हो जाएंगे इस अकॉर्डिंग, तो 1000, तो 1000 शेयर्स हो जाएंगे या सदस्य बोल रहे आप। ओके, तो पूंजी का एक पार्ट, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की उसका एक छोटा सा पार्ट शेयर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स की बात करते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में कोई और टाइप नहीं होती, तो ये कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। रियल ओनर तो यही है, रियल ओनर है। ओके, रियल ओनर मीनिंग क्या हुआ, अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो, अगर बिजनेस बंद होती है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपनी बंद होती है, तब सबसे बाद में अगर पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, ओनर को मिलता है। तो कंपनी की दशा में ऐसा कुछ होता है, सबसे लास्ट में इनको पैसा, इनका सेटलमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। प्रॉफिट में भी यही कंडीशन, सबको देने के बाद जो भी प्रॉफिट्स बचेगा वो किन्हें मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ओके, तो रियल ओनर होंगे वो सबसे लास्ट में रहेंगे। ओके, उसी के बाद आता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स। प्रेफरेंशियल होल्डर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। इनके नाम के आगे लिखा होगा 10%। ओके, तो इनको 10% या 12% प्रेफरेंशियल ये शो होता है ना। दैट मींस क्या हुआ, जिसके नाम के आगे लिखा हुआ 10% और 12% आपको क्या करना, डिविडेंड पे करना होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। सेकंड चीज, इनमें आपकी जब रिडम्पशन, जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपनी का समापन होता है, तब क्या होगा, फर्स्ट पेमेंट का राइट रखते हैं। फर्स्ट पेमेंट राइट रहेगा किससे, इक्विटी शेयर से, है ना, इक्विटी शेयर से। अगर इक्विटी शेयर से बिफोर आप पैसे लेने का राइट रखते हैं, आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा, आउटसाइड आपने लायबिलिटीज पे कर दी, अब आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस को पेमेंट करना है, तो आप फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को करते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकारी या अंश। ओके, तो फर्स्ट राइट रहेगा इनका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बात आती है कि जब डिविडेंड रिसीव करना होगा तो भी इनको मिलने वाला है। अगर आपकी डिसोल्यूशन होता है तो फर्स्ट पेमेंट भी किसका होगा, आपकी कैपिटल का, इन्हीं का होगा। ओके, तो ये फॉर्म के अंदर वोटिंग राइट नहीं रखते, इनका वोट कैलकुलेट नहीं होगा, बट ये कंपनी के वोटिंग राइट में अपना हिस्सेदारी रखते हैं। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट में अधिकार रखते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर को ये जनरली राइट्स नहीं होते। ओके, तो ये हमारे बीच में डिफरेंस हो गया। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के बारे में। ओके, तो इसके बारे में, टाइप्स के बारे में बात करें, प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम बात करते हैं। फर्स्ट, अलग अलग इनके टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, फॉर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संचयी या असंचयी। जिन अंशधारियों का
जो भी लाभांश होगा वो संचयी प्रवृत्ति का होता है। संचय का मीन जिनका लाभांश, ओके, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, संचय प्रवृत्ति का मीनिंग अगर आपको फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आपको 10,000 रुपीज पे करना है और आप नहीं कर पाए तो आप उसे क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के 10,000 के डिविडेंड के साथ में पे करेंगे। इट मींस क्या होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड है ना इस ईयर पे नहीं कर पाए वो इसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिसमें ये राइट्स नहीं होते, आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाले राइट्स नहीं होंगे, वो हो जाएंगे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिनमें इस तरह का अधिकार नहीं होता वो हो जाएंगे गैर अंश असंचयी पूर्वाधिकारी अंश। ओके, यहाँ पे ये याद रखना लाभांश का भुगतान के संबंध में यहाँ पे बोला गया जिनका आगे संचयी प्रवृत्ति का होता है तो जिनमें संचयी प्रवृत्ति का नहीं होता उनके लिए। ओके, दूसरी चीज, दूसरे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता रखा है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ओके, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, जिसको बोलते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार का अंश, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधन का अर्थ होता है रीपेमेंट ऑफ वैल्यू, आपकी जो भी है उस असेट्स, जो भी आपने शेयर्स परचेज किए उस जो शेयर्स आपने परचेज किए उनकी वैल्यू का रीपेमेंट करना, जो भी इनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड है। अगर आपने 10 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, ओके, 10 इयर्स आपने 1000 शेयर्स को आपने क्या किया, इशू किया और 100 रुपीज ईच है, तो क्या करना है आपको 10 इयर्स के लिए आपने जो शेयर्स इशू किए 1 लाख रुपीज का, अब इनका रीपेमेंट करना होगा 10 ईयर आफ्टर। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो 1 लाख को आपको रीपेमेंट करने का, तो उसको बोलेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ओके, जिनका ऐसा किया जाना संभव है, ऐसा होता है, तो हो जाएगी शोधनीय, जिनका शोधन किया जा सकता है। और ऐसे होते हैं कुछ शेयर जिनका शोधन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकारी अंश। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, पूर्वाधिकारी जिसको क्या बोलते हैं, जिसका शोधन नहीं कर सकते, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकारी अंश। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी, नेक्स्ट होते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रेफरेंसेस। कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, और नॉन प्रेफरेंस शेयर, जिनका नाम से पता चला परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश, जिनका अन्य अंशों के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बोलते परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। और ऐसे हैं जिनका किसी अन्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य का मीनिंग प्रेफरेंस का आप चेंज करके डिबेंचर्स या इक्विटी या अदर किसी में आप चेंज कर दें तो वो अगर हो सकता है तो उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस बोले जाएंगे। अगर उनका कन्वर्जन नहीं हो सकता, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो आप बताएंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, और लास्ट आपका बचता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स या अवशिष्ट भागी या गैर अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकारी अंश। वे पूर्वाधिकारी अंश जिन पर एक पूर्व निश्चित दर से पूर्वाधिकारी लाभांश के अतिरिक्त समता अंशों या साधारण हिस्सेदारों को लाभ चुकाने के बाद कुछ बचे हुए लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो तो उन्हें अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकारी अंश। इसको समझने के एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, कैसे करेंगे।
समझने के लिए, जैसे अवशिष्ट भागी होते क्या। सबसे पहले आपको डिविडेंड अगर आपने दे दिया तो आप सबसे पहले डिविडेंड किसको देते हैं, आपने मान लिया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ओके, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले आपने क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट का पेमेंट मान लिया सपोज 20,000 है, उसके बाद आपको क्या जो वैल्यू बचेगी उसमें आप क्या कर देंगे, टैक्स का पेमेंट कर देंगे। मान लिया टैक्स 50% टैक्स है, टैक्स की वैल्यू मान ली 50%, अज्यूम किया मैंने 50%, दैट मींस यहाँ पे वैल्यू बची 40,000 रुपीज। अब 40,000 में आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना, आपने करा 5,000 रुपए का, बचे कितने 35,000। अब ये सारा पैसा किसका है, इक्विटी का, ओके। तो इक्विटी शेयर होल्डर का आपने पेमेंट किया डिविडेंड का 20,000 रुपए, उसके बाद आपके पास 15,000 फिर भी बचा हुआ। इस पार्ट में से अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई पैसा प्रोवाइड करते हैं डिविडेंड के रूप में अलग से और, ओके, तो इसे बोलते हैं अवशिष्ट भागी या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ओके। यहाँ से जो राइट रखता है कि इस प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिल जाए, ओके, तो बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और ऐसे जिसके पास राइट्स नहीं होंगे वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ जो हमारे शेयर्स का जो भी इशू करने का जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।